हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 10 के दम की श्रृंखला लगातार आप लोगों के बीच बनी हुई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपको बता दें कि जिन्होंने अभी तक यूजीसी का मतलब अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी ही अप्लाई कर दीजिएगा, यानी 17 तक लास्ट डेट है। तो आप अमूमन 15 तक कर दीजिएगा फीस वगैरह, क्योंकि फीस काफ़ी है तो फीस वगैरह मिलाकर 15 तक फ्री कर सकते हैं उस फॉर्म को। तो यहाँ पे आपको KVS मदान पूरी कराई जाएगी। कल का आपने इंटरव्यू देखा होगा, सभी ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको फर्स्ट पेपर में। जब तक हमारी स्टडीज अच्छी नहीं होगी, हमारी रणनीति अच्छी नहीं होगी, तब तक हम JRF नहीं ले सकते। जब लड़ना है तो विजयश्री के लड़िए, नहीं तो लड़ने का कोई भी फायदा नहीं होता। अनुभव तो क्या है, आपकी लाइफ में चलते रहेंगे। तो JRF के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन है, 50 में से 35 क्वेश्चन तक करके आने ही आने हैं। आपको बता दें अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक, तो मे भी अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करके आने हैं, जिसमें से 10 यूनिट होती हैं। 10 के 10 यूनिट आपको कवर कराने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला अगर बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय करता है। जो आपके लो क्लास या फिर कहें कि मजदूर वर्ग या हैवी वर्क, आपने देखा होगा कि जो RDA चार्ट होता है उसमें होता है हैवी वर्कर। तो हैवी वर्क मैन या वुमेन कोई भी हो, तो यहाँ पे मजदूर वर्ग पूछा है तो सर्वाधिक व्यय करेगा भोजन पर, वस्त्र पर, शिक्षा पर, सभी पर। तो आपको बता दें कि जो मीडियम वर्ग है वो सभी पर व्यय करता है, बट यहाँ पर मजदूर वर्ग की बात आती है तो वो भोजन पर ही सर्वाधिक व्यय करता है, क्योंकि उसके लिए पेट भरने पहले प्रायोरिटी होती है। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है शिक्षा, सुविधाएं, व्यवसाय, ब्याज और नौकरी। तो अगर यहाँ पे प्रत्यक्ष आय की बात की जाए तो प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं पूछा जा रहा है। व्यवसाय, नौकरी, ब्याज और शिक्षा सुविधाएं, तो यहाँ पे साधन है। अगर बात आती प्रत्यक्ष आय का तो नौकरी हो जाती, बट पूछ रहा है प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। तो इनमें से जो नहीं है उसे हमें करना है मतलब आउट, तो वो है शिक्षा सुविधाएं। ये क्या है, प्रत्यक्ष आय का साधन के अंतर्गत नहीं आएंगी, जबकि व्यवसाय, ब्याज और नौकरी ये सभी के सभी क्या है, प्रत्यक्ष आय के साधन के अंतर्गत आती हैं। अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, तो यानी कुछ मतलब इनडायरेक्ट इनकम का साधन नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, इनडायरेक्ट इनकम आपको भवन से मिल सकती है, हो सकता है आप रेंट पे उठा दें, चिकित्सा से भी आपको मिल सकती है, बट वेतन क्या है, ये डायरेक्ट इनकम का साधन है, यानी प्रत्यक्ष आय का साधन है। मकान बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है कंकरीली, रेतीली, पथरीली और दलदली। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा भयानक जो मिट्टी होती है वो दलदली भूमि होती है, जो आपके राजस्थान की तरफ पाई जाती है। इसमें क्या होता है, एक तरह से दलदल होता है, जिस तरह आपका कीचड़ होता है। तो इसमें से अगर कोई बसता है, यानी सीधा आप फंसे, तो इसमें से कभी निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए अगर आपको दलदली भूमि कभी भी लाइफ में मिले तो इस तरह से तिरछा लेट जाएं, ठीक है। हॉरिजेंटल ना लेट कर वर्टिकल इस तरह से लेट जाएं तो आप बचने के चांसेस बन जाते हैं। नहीं तो दलदली भूमि में इस तरह अंदर, आपने कभी भी टीवियों में देखा होगा, उसमें अंदर घुसते चले जाते हैं जैसे किसी गहरे गड्ढे में जा रहे हैं, तो इसमें मृत्यु तक हो जाती है। तो दलदली भूमि कभी भी उपयुक्त नहीं है। किसी घर का हृदय स्थल होता है शयन कक्ष, बैठक, रसोईघर और कोई नहीं। तो किसी घर का जो हृदय स्थल होता है वो क्या होता है, तो वो रसोईघर होता है, क्योंकि रसोईघर क्या है, हृदय का स्थल कहा जाता है। रंग योजना कितने प्रकार की होती है, 5, 4, 7 और 12। तो अगर रंग योजना की बात की जाएगी तो रंग योजना कितने प्रकार की है, तो वो 4 प्रकार की होती है। फर्नीचर बचत करता है समय का, शक्ति का, दोनों का, कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो फर्नीचर बचत करता है तो दोनों का करता है, यानी समय और शक्ति दोनों का करता है, क्योंकि आपके पास फर्नीचर है तो आपका समय भी बचेगा और शक्ति भी बचेगी। भराई का धागा होता है ताने के धागे को, यानी यहाँ पे होता की जगह कर लीजिए, भराई का धागा कहा जाता है, ठीक है। बढ़ाई का धागा कहा जाता है ताने के धागों को, बाने के धागे को और दोनों को और कोई नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सही आता है। तो भराई का धागा कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे बाने के धागे को। ये देखिए इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया ताने का धागा,
यहाँ पे आपके लूम पड़े हुए हैं इस तरह से। अब इसमें जब इस तरह से धागा पड़ेगा तभी तो ये खिसकता है इधर और ये भरता जाता है। तो ये बाने का धागा होता है जो इस तरह से चलता है शटल के माध्यम से, ये बाने का धागा होता है। ये ताने का जो तनता है, इस तरह याद रखिए, जो तनता है वो ताने का धागा और जो उसमें अंदर भरा जाता है वो होता है बाने का धागा। गेहूँ टाका भी कहते हैं लेजी डेजी को, चैन स्टिच को और सेटिन स्टिच को और कोई नहीं। तो यहाँ पे गेहूँ टाका भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लेडी डेजी को कहते हैं गेहूँ टाका, क्योंकि इसकी इस तरह से चलता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो शेप बनती है वो इस तरह की बनती है। डेक स्टिच को जल्दी ही हम क्या करेंगे, एक बुक्स में सारे टाके दिए गए हैं तो कवर करेंगे। देखिए अभी टाइम की जो मतलब नीड है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, बट हमें क्या करना है, पूरा कवर करना ही करना है। तो जिससे हमारा क्वेश्चन कोई भी छूटे नहीं। जब टीजीटी पीजीटी आए तो तभी मैंने कहा है कि टीजीटी पीजीटी देने वाले स्टूडेंटों के लिए नेट भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो उन्हें तैयारी मिलेगी, तैयारी का माहौल में लगे भी रहेंगे और 21 फरवरी से एग्ज़ाम भी है। तो ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि दिन घट ही रहे हैं, बढ़ नहीं रहे एग्ज़ाम के लिए। तो बैंक स्टेज को कहते हैं, तो स्टेज को कहते हैं बखिया तुरफाई दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बखिया होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है आप याद रखेंगे, बैंक स्टेज कहते हैं। किसको कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा बखिया को कहते हैं। सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ था, 1825, 1850, 1820, 1755। तो सिलाई मशीन सबसे पहले जो सिलाई मशीन थी, आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी मानी जाती थी, उषा सिलाई मशीन, क्योंकि उषा क्या थी, उषा जो कंपनी थी वो भारत की थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था, 1985 में, 1988 में, 1987 में, 1990 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पर 1988 से शुरू हुआ था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। फेफड़ों की संरचना होती है ठोस, स्पंजी, कोमल और स्पष्ट। तो यहाँ पे जो फेफड़े हैं उनकी अगर संरचना की बात की जाए तो कैसी होती है, तो ये स्पंजी होती है। निम्न एक प्रकार की अन्य कोशिकाओं से मिलाकर बनते हैं ऊतक, कोशिका, अंग और तंत्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे ऊतक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऊतक रहेगा। आवश्यक वसीय अम्ल की शरीर में कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, क्वाशोरकर, सूखा रोग, स्कर्वी और यहाँ पे फिनोडर्मा। तो यहाँ पे आवश्यक वसीय अम्ल की अगर कमी हो जाती है तो रोग कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे फिनोडर्मा रोग हो जाता है। ठीक है, तो हमने आज की श्रृंखला कंप्लीट कर ली है। और अगर आप यूजीसी नेट का होम साइंस से देना चाहें, होम साइंस से दीजिए, जिस सब्जेक्ट से आपको देना उससे दीजिए, मगर जो बच्चे टीजीटी पीजीटी होम साइंस के हैं वो होम साइंस से अवश्य दें, क्योंकि उनका एक फ़्लो बना रहेगा। क्योंकि इस यहाँ पे यूपी में कोई भी एग्ज़ाम का क्या है और बिल्कुल निश्चित नहीं रहता, क्योंकि कैलेंडर भी जो जारी हुआ है उसमें कुछ नहीं है, केवल पीसीएस का ही दे रखा है। देख लेते हैं जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें ना तो एलटी की कोई डेट दे रखी है, ना जीआईसी के एग्ज़ाम की कोई डेट दे रखी है आयोग की तरफ से। केवल और केवल जो डेट दे रखी है उसे देख लेते हैं कि किसकी है। तो यहाँ पर डेट जो दे रखी है आप देख ही पा रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम कैलेंडर है, किसका है, लोक सेवा आयोग का। लोक सेवा आयोग आपका जीआईसी कराता है, एलटी कराता है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीनिंग है जो चिकित्सा अधिकारी है, सहायक अभियंता, इसे छोड़िए, खात, और यहाँ पे न्यायिक सेवा सिविल जज जुडिशियल वाले की अगर देखी जाए तो ये मई में है। इसका मुख्य परीक्षा यानी मेंस की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपका मुख्य परीक्षा है और आरक्षित 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 यानी आरक्षित करके पूरा कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है। तो यहाँ पे मुख्य परीक्षाएं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे केवल और केवल इन्होंने क्या मेंशन करा है, यहाँ पे केवल और केवल पीसीएस करा है, जिसको कहते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं सहायक वन संरक्षण और क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा। इनकी कब है प्रारंभिक परीक्षा, तो 14/5। ठीक है, 14/5 को ये प्रारंभिक परीक्षा है।
और यहाँ पे बात कर लेंगे 14/5 को ये प्रारंभिक परीक्षा है। और मेन परीक्षा की अब बात की जाए तो मेंस की कब है, तो ये क्या है 23/9 को है। तो 23/9 को इसकी मेंस परीक्षा। बाकी सारा कैलेंडर आरक्षित है। और केवल सहायक वन संरक्षण एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी की अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो 9/10 को है, यानी 10 अक्टूबर में रहेगी, 9 अक्टूबर में रहेगी। तो चलिए यहाँ से देख लिया हमने कैलेंडर में ये पद आरक्षित हैं, तो इनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आरक्षित यानी 22/1 आरक्षित है आपका, 29/1 आरक्षित है। तो ये आरक्षित वाला ही कंफ्यूजन कर जाएगा, क्योंकि आरक्षित वाला कम कौन सा गेम खेल जाए पता नहीं पड़ेगा। तीसरा महीना भी आरक्षित और चौथा 5वां महीना भी आरक्षित है। वो तो कह देगा कि मैंने आरक्षित करके डेट दे रखी थी। 21/5 भी आरक्षित है, यानी इस दिन भी कुछ रख सकता है। ठीक है, और 5, 6 इस तरह से देखिए पूरा 6वां महीना, 7वां महीना और यहाँ पे 8वां महीना भी आरक्षित है। तो आपकी कोई भी एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है जो आयोग के थ्रू हो, क्योंकि उसने पहले से ही पद आरक्षित डेटें आरक्षित कर रखी हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर मैंने आपको दिखाई दिया जो आया है, जिसमें ना ही तो एलटी का कोई मतलब डेट फिक्स है और ना ही जीआईसी की, बट जो कैलेंडर है पूरा आरक्षित ही कैलेंडर कहेंगे उसे, क्योंकि वन विभाग और केवल मतलब पीसीएस के अलावा और उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा चिकित्सा के अलावा। तो चलिए आज का हमने देख ही लिया एग्जाम कैलेंडर। तो यही है कि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो बस तैयारी रखिए, क्योंकि हम तैयारी ही कर सकते हैं। जो आपके हाथ में है वो क्या है, केवल तैयारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।